हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 4 3 2 1 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट चैप्टर था, कल ही उसकी वीडियो अपलोड हुई है। आज आपके सामने आ गई है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नोट्स बनाओ, आराम आराम से समझो। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा और जब एक्सरसाइज करेंगे तब सारा रेफरेंस हम इंट्रोडक्शन का ही लेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका फोकस कंफर्म बना हो आपके पूरे ओवरऑल लेक्चर के दौरान, और नोट्स बनाते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन करके जो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके जो ये चैप्टर है, आखिर इसको पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या है, इसको पढ़ना क्यों है? देखो सबसे पहले तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ये पहली बात तो कोई इक्वेशन रिलेटेड चैप्टर नहीं है, टर्म्स रिलेटेड चैप्टर है। इसके अंदर आपको सिंपल नंबर देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है यार, है ना? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घुस जाता है तब दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप आराम से पढ़ सकते हो। हमको इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, कि चैप्टर क्या क्या दुख देने वाला है आपको, तो वो दुख मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भैया व्हाट विल वी लर्न। वी विल लर्न अबाउट एपी। एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे। nth टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे, जिसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, इसका एक फॉर्मूला निकल कर आएगा आप लोगों के लिए। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी पढ़ेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा। और लास्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी एप्लीकेशंस और वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। बड़ा चैप्टर है, इसके जो एक्सरसाइजेज है ना, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे 20-20 क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज के अंदर, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। तो हमको उसी पेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। समझने के लिए इंट्रोडक्शन की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये ठीक। शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होता है नंबर का, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पहले वाली टर्म। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। मैंने लिखा, सपोज करो कि मैंने एक टेबल लिखी 5 10 15 20। अच्छा, इसके अंदर क्या देखने को समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है कि पहली वाली टर्म ये थी, उसके अंदर आपने सर कुछ नंबर ऐड करके 10 लेकर आए, 10 के अंदर कुछ नंबर ऐड करके आप 15 लेकर आए, 15 के अंदर कुछ ऐड करके आप 20 लेकर आए। तो ये जो ऐड करके नंबर लेकर आने वाली जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यही एपी है। यही एपी है। व्हाट एपी क्या है? एपी ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे है ना एग्जांपल, ये एपी है। ठीक है, ये जो नंबर की टर्म में लिखा हुआ है ये एपी है। ये जनरल फॉर्म होती है एपी की, जो अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट है, मतलब कि एक लाइन बनी हुई आपके सामने आएगी, एक सीक्वेंस बना हुआ आएगा। उस सीक्वेंस के अंदर आपके पास कुछ टर्म्स होंगे, उस टर्म्स का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 5 10 15। अब आप देखो सबके अंदर 5 5 का अंतर आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। हर के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो सेम डिफरेंस है। अगर वो सेम डिफरेंस है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर का, जिसके अंदर हम पहले वाले टर्म्स के अंदर कुछ नंबर ऐड करके दूसरी वाले टर्म बनाते हैं, और उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो डिफरेंस होता है वो सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो। देखो, 1 के अंदर 1 ऐड करा 2 आया, 2 के अंदर 1 ऐड करा 3 आया, 3 के अंदर 1 ऐड करा 4 आया। ऐसे ही करते करते 998 आ जाएगा। उसमें भी 1 ऐड करेंगे तो 999 आएगा। तो यह आपकी एक एपी की सीरीज है। 90 70 50 -90, कहने का मतलब क्या है कि -20 -20 -20 -20 -20 करके आपने एक सीरीज बना दी। तो ये सीरीज है आपकी एपी की सीरीज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसके अंदर? कॉमन
डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर माइनस का 20, इसके अंदर क्या आ रहा था प्लस का 1, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 9 से 18 पे गए, 18 से 27, 27 से 36, देखोगे 9 की टेबल चलती आ रही है, 9 इंटू 90 ये होता है 810। तो यहाँ पे +9 +9 +9, तो एपी का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी टेबल्स होती है जैसे कि 5 10 15 26 12 18 24 30 30 36, ये जितनी भी टेबल्स होती है ये भी एपी की फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम ही तो होता है ना। 5 के अंदर 5 ऐड करूंगा तभी तो 10 आएगा, 10 के अंदर 5 ऐड करूंगा तभी तो 15 आएगा। तो इस तरह से जो एक सीरीज चल रही है उसको हम एपी बोलते हैं। मैंने एपी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जनरल टर्म ऑफ एपी पे। देखो मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, है ना, कि फलानी चीज़ ये होती है, फलानी चीज़ ये होती है, लेकिन मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है यार। मैथ्स के अंदर हमको मैथमेटिकल टर्म्स में जाना पड़ता है। तो मैं वो मैथमेटिकल टर्म्स में लेके जाने के लिए इस चीज़ को आपके अगले पेज के ऊपर सॉल्व करके कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सपोज करो मैंने लिखा है कि 2 4 6 8 10, ऐसे 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 करके मेरी कोई एपी की सीरीज है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये जो पहली टर्म है इस पहली टर्म को मैं बोलूंगा ए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर ये पहली टर्म है यानी कि मैं इसको A1 बोल सकता हूँ। ये अगर A1 है तो ये वाली क्या होगी A2 होगी, ये वाली क्या होगी A3 होगी, ये वाली क्या होगी A4 होगी, ये वाली क्या होगी A5 होगी, और ऐसे ऐसे करते हुए जाती जाएगी। अब क्या हो रहा है, अगर मैं 2 के अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ कि मेरा आंसर 4 आ रहा है, 2 ऐड कर रहा हूँ यानी कि इन सब के बीच में मैं क्या ऐड करता हूँ, एक डी ऐड करता हूँ, एक कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ, एक डी ऐड करता हूँ। सबके अंदर डी आ रहा है ना, तो ये जो डी है इस डी को मैं बोलूंगा व्हाट, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी A1 टर्म कैसे बनी थी? सर A1 टर्म हमको बनाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि A1 टर्म तो हमारे पास थी, विच इज A। लेकिन सर A2 टर्म मैं बताऊं आपको कैसे बनी। मैंने इस कलर चेंज करके रेड कलर लेते हैं, इस A1 के अंदर मैंने D को ऐड कर दिया। सर क्या करा वापस बोलो। मैंने A1 के अंदर यानी कि A के अंदर, A1 ही A है, उसके अंदर मैंने D को ऐड कर दिया तो मेरी A2 बन गई। तो सर A3 कैसे बनी? A2 के अंदर D ऐड कर दिया। A3 कैसे बनी? A2 के अंदर D ऐड कर दिया। A4 कैसे बनी? A3 के अंदर D ऐड कर दिया। बस यही है, यही जनरल टर्म है। हम लोगों को ये जनरल टर्म समझ में आनी चाहिए। अब ये A+2D क्या है, A+3D क्या है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपको जो टर्म्स निकालने का जो प्रोसेस है वो तो यही है ना, यही तो प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, यही तो प्रोसेस है। A3 कैसे आएगा A2 के अंदर डी ऐड करके, A4 कैसे आएगा A3 के अंदर डी ऐड करके। तो अब हम चलते हैं जो मैंने वहां पे लिखा हुआ था, इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि पहली टर्म ए होगी, दूसरी टर्म A+D होगी, तीसरी टर्म A+2D होगी, यानी कि मैंने 2 बार डिफरेंस ऐड करा। यहाँ पे 3 बार डिफरेंस ऐड करा इस वाले के अंदर। ये कहना चाह रहा हूँ जहां पे ए होगी मेरी फर्स्ट टर्म और डी होगी मेरी कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस और ए मतलब फर्स्ट टर्म। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने जो आपको सीरीज पढ़ाई मैंने उसके अंदर बोला कि एपी का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में गाड़ी चलती रहती है। हमको वही तो चाहिए। एक सीक्वेंस में अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो वहां पे भी 2 तरीके के सीक्वेंस आते हैं, एक आता है फाइनाइट एपी, एक आता है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि फाइनाइट एपी क्या है? अब ये फाइनाइट एपी क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। अगर अपन को थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज है तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक चलने वाली, बस क्या। और फाइनाइट इसका अपोजिट होता है, इंग्लिश में फाइनाइट इसका अपोजिट होता है ना। तो इनफाइनाइट टर्म्स देखो, यहां से कहीं ना कहीं तक ये वाली जो टर्म है A+D A+2D A+3D A+4D 5D 6D 7D 8D 1000 1 लाख 10 लाख 10 करोड़ चलती जा रही है। हमको पता ही नहीं रुकना कहाँ पे। वी डोंट नो कि कहाँ ब्रेक लगाना है, हमको पता ही नहीं है ब्रेक कहाँ लगाना है। तो वो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट एपी। व्हाट? इनफाइनाइट एपी। तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट एपी।
और जहाँ पे हमको पता है कि ब्रेक लगाना है, यहाँ पे एक नंबर खत्म हो रहा है, ठीक है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20, 50, 60, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनाइट एपी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। जहाँ पे ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, डी हमारी कॉमन डिफरेंस होगा, ए एन हमारी लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कौन से नंबर तक लेके जा रहे हैं। अभी ए एन को हम और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे ये मतलब है कि कहाँ तक जा रहा है। मैंने बोला कि मेरे को 47th टर्म तक लेके जाना है, तो मेरा ए एन हो जाएगा 47, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि 47 कहाँ तक लेके जाना है, 47 तक लेके जाना है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू ऑब्टेन डी इन अ गिवन एपी वी नीड नॉट फाइंड ऑल ऑफ, हमको सारे एपी नहीं निकालने पड़ते, हमको क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, a2 माइनस a1 कर लो, अब a3 में से a2 हटा लो, अब a4 में से a3 हटा लो, अगर आप ऐसे चलते जाओ। इसका मतलब बताओ सर, ये आपने क्या बोला, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो एपी का मतलब ही ये होता है कि सीक्वेंस, एपी का जो सीरीज होती है वो कॉमन डिफरेंस सेम हो, वही सीरीज मानी जाती है। ये जो एपी की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो यार। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाएगी। और अगर वो एपी नहीं कहलाएगी तो फिर हम इस चैप्टर में उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, यही बात हमको यहाँ पे इन लोगों को ऐसे समझानी है कि मैंने बोला कि कोई सी भी टर्म ले लो, 4 की टेबल लिख लेते हैं, 4, 8, यार मैं टेबल नहीं लिखता, नहीं तो तुम मुझे बोलोगे सर टेबल ही लिख रहे हो आप। टेबल हटाते हैं, कुछ और लिखते हैं, 7, 12, 17, 22। अब देखो ये एपी है क्या, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 5। हाँ तो ये एपी है। अब देखो एक चीज बताओ, A4 में से A3 माइनस कर रहा हूं तो भी 5 आ रहा है, A3 में से A2 माइनस कर रहा हूं तो भी 5 आ रहा है, A2 में से A1 माइनस करो तो भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि D निकालने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं D निकालने के लिए मुझे कोई सी भी दो टर्म्स को माइनस करके देखना है, तो मैं हमेशा A2 माइनस A1 करके चेक कर लेता हूँ। बेस्ट है, बहुत ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं A2 माइनस A1 करके चेक कर रहा हूं तो मेरे को पता पड़ रहा है कि D क्या आ रहा है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज जो आएगी ना उसके अंदर हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के यही बताना है कि क्या फलानी सीक्वेंस या फिर जो गिवन सीरीज है वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, वही बताना है हमको। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो इधर ध्यान से देखने की कोशिश करना है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, तो ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपके लिए एक एपी लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि 20, 18, 16, 14, 12, तो सबके अंदर -2, -2, -2, -2 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। वी कैन कंसिडर इट एज एपी, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सबके अंदर -2 ही आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है, एक ही हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा। एक आगे के लिखने के लिए लिख सकते हैं डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने वीडियो बड़ी करी थी मेरी तो मे भी नहीं दिख रहा है, देखा, एक बार इसको चेक कर लो, देखो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्या लिखा हुआ है, 20, 18, 16, 14, 12, -2, तो ये एपी है, इसको हम एपी कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आता है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म बतानी है, तो कैसे बताएं, पहले यहां शिफ्ट होता हूं मैं, फिर समझाता हूं। एपी की जरूरत हमको पड़ी क्यों, क्या जरूरत है। सपोज करो कि मैं एक कंपनी में जॉब करने के लिए जाता हूं, मेरे को पता है कि हर महीने मेरी कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, हर महीने मेरा कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले मंथ में मैं गया, जैसे कि फर्स्ट मंथ में मैं गया तो मुझे मिले 10,000 रुपये। ठीक है, सेकंड में मुझे, सेकंड मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, मंथ है ना, सेकंड मंथ में मुझे मिलेंगे इसमें +500, फिर +500 होगा थर्ड मंथ में,
फिर 4th मंथ में भी +500 होगा, 6th मंथ में भी +500 होगा। तो अब मेरे को ये बताना है कि जो 19th मंथ आएगा, 19th मंथ, उसमें मेरे पैसे कितने होंगे। तो मैं यहाँ पे बैठ के लिस्ट तो बनाऊंगा नहीं ना, 10,000, 10,500, 11, 11,500, 12, 12,500, ऐसे नहीं करते हैं। उस जगह पे यूज आती है हमारी इस चीज का, एपी का, ये फॉर्मूला है उसका। जो मैंने बोला था ना, एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो फॉर्मूला यही है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मेरे साथ बोलो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मेरे साथ ही मन में रिपीट करो कि ये कब यूज में आता है, कि जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि रियल लाइफ में वही बात है कि सपोज पहले साल इतनी इंक्रीमेंट, दूसरे साल इतनी इंक्रीमेंट, तीसरे साल इतनी इंक्रीमेंट, तो 50वें साल में कितनी इंक्रीमेंट, एपी लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एन का मतलब है, मैंने यहाँ पे देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, एन का मतलब है कि हम कौन सी टर्म निकालेंगे, ये वाली, इसका मतलब है कि हम कौन सी टर्म निकालेंगे। जैसे कि 50th टर्म निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे 90th टर्म निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। तो सेम चीज के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैंने इसका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल अलग से निकाला हुआ है, लेकिन अभी आप इसको करके देखते हैं ना कि क्या आंसर आता है। ठीक है, सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे। देखो, तो मैंने बोला कि मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, मेरी जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आती है, यानी कि जो ए आता है, वो आता है मेरा 10,000 रुपये। उसमें हर महीने जो मेरा इंक्रीमेंट होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर महीने मेरा +500 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मिल रहा है। तो मुझे ये बताना है कि 90th जो मंथ होगा मेरा, 90th मंथ मतलब अगले साल का भी 7वां महीना, तो कितना मेरा पेमेंट होगा, कितने पैसे मेरे पास उस समय आएंगे। तो उसको निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमको 19th निकालना है ना, 90th निकालना है ना, तो ए एन की वैल्यू आपकी यहाँ पे 19 हो जाएगी। ठीक है, तो A19 निकालना है हमको, A19 निकालना है हमको, A19 निकालना है हमको। तो n क्या होगा यहाँ पे, 19। क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म में आएगा, कौन से टर्म में आएगा, तो n 19 हो जाएगा ना। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन निकालना है, तो n की जगह पे आपको 19 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 19वें महीने में कितने पैसे आएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपये। ओके। n माइनस वन क्या होगा, n की वैल्यू 19 है, तो 19 में से 1 माइनस करूंगा, और d आ जाएगा मेरा 500 रुपीज। ठीक है, A19 आएगा मेरे पास 10,000 प्लस 18 हो जाएगा, 18 इंटू 5 होता है, टेबल आनी चाहिए 900, यहाँ पे मेरी वीडियो है तो ये 900 हो जाएगा। तो 18 इंटू 5, 90 और 2 जीरो। तो मेरे पास जो 90th मंथ में जो पैसा आएगा, वो आएगा 19,000 रुपये। इसलिए काम आता है ये, एपी की जरूरत इसीलिए पड़ती है। तो यहाँ पे आपका क्या क्लियर होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं ना कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो वाई क्लियर करा है मैंने यहाँ पे कि क्यों जरूरत है भाई, इसलिए जरूरत है। मुझे पता है आप लोग बोलोगे अरे सर क्वेश्चन कराओ ना, समझ लो यार, अच्छी चीज है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, फटाफट सॉल्व करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इसको ऐसे देखो, पहले महीने 2 रुपए, दूसरे महीने 7 रुपए, तीसरे महीने 12 रुपए, चौथे महीने कितने, 5वें महीने कितने, 10वें महीने में कितने आएंगे। मेरे को तो यहाँ से समझ में आ गया। तो ए एन निकालना है हमको। ठीक है, तो ए एन निकालना है क्या, नहीं सर, A10 निकालना है, A10 निकालना है। ए कितना है, 2। डी कितना है, A2 माइनस A1। व्हाट इज A2 हियर, A2 है हमारी 7, और व्हाट इज A1 हियर, A1 है हमारी 2। तो माइनस करके देखो, 7 में से 2 गए, बचा कितना, 5, प्लस का 5। ठीक है, एन कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बार बार फॉर्मूला लिखना है, बार बार फॉर्मूला लिखना है, भले रफ में करो, भले कैसे भी करो, बार बार लिखना है। ठीक है, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बार बार फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा परेशान है। तो A10, ए कितना है, 2, प्लस एन कितना आया था आपका सर, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 10, क्योंकि 10th टर्म निकालनी है, तो 10 माइनस वन। डी कितना है सर, 5 है, क्यों, क्योंकि A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5। पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग। तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 45। तो आंसर आ गया आपका 46।
47, मतलब जो 10th टर्म होगी प्लस करने के बाद, ओ सॉरी, लिखने के बाद +5 के गैप के बाद, तो वो आपके आएगी 47 नंबर आएगा। यहाँ पे ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं जो 47th टर्म आएगी वो आएगी आपकी, ओ सॉरी 10th टर्म आएगी वो आएगी आपकी 47 नंबर। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। तो जब हमने nth टर्म ऑफ एन एपी वाला फॉर्मूला पढ़ा, तब उसके जस्ट बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली वो भी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई वाई क्लियर करो पहले तो। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि देखो, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। अब मैंने बोला है कि पहले मंथ या फिर फर्स्ट ईयर में मैं एक जॉब के लिए जाता हूँ, दूसरे पेज पे समझते हैं। मैं एक जॉब के लिए जाता हूँ, तो मुझे फर्स्ट ईयर में जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं मुझे 10,000 रुपये। सेकंड में मुझे मिलते हैं +500 हो जाते हैं इसके अंदर, और वो हो जाता है 10,500, जैसे अब अपन ने पहले पढ़ा था ना, तो हर जगह 500 500 500 का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 11,000 थर्ड ईयर के अंदर, है ना? पहले मंथ था, मैंने ईयर ले लिया है, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर 11,500 हो जाएगा। तो अब ये मुझे बोल रहे हैं कि आपके पास 19th मंथ के बाद इन सारे पैसों का सम कितना होगा? 90th ईयर, मतलब कि अगर मैं 2000 में जॉब लगा हूँ, तो 2019 में आपके पास इस कंपनी से कमाए हुए टोटल पैसे कितने होंगे? टोटल मनी कितना होगा, ये बताना होता है हमको एपी के अंदर। तो उस समय तो हमने ये बताया था कि 19,000 रुपये हमारी निकल के आए थे, कि उस समय हमारे पास 19,000 रुपये आ रहे होंगे। लेकिन इस हिसाब से हमारे पास टोटल सम कितना आ रहा होगा? तो इसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। तो इसी चीज़ को मैं इधर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 19th ईयर के बाद टोटल मनी इस कंपनी से मैं कितना उठा चुका हूँगा, ये बताना है। तो चलो जी, स्टार्ट हो जाते हैं। तो फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2, बार बार फॉर्मूला पढ़ना है, 2a + n-1d। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 10,000 रुपये। Sn कितना होगा वही तो हमको निकालना है, S19 निकालना है। 19 सालों के बाद या फिर 19 महीनों के बाद हमारे पास कितना पैसा कितना आएगा वो बताना है हमको। ठीक है, अगर हर साल 500 रुपये बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस है हमारा +500। ठीक है, तो निकालते हैं। और n कितना है? n है 19। ठीक है, तो सॉल्व करो। S19 निकालने के लिए ये हो जाएगा 19/2। कैलकुलेशन मैंने खतरनाक ले ली है, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर आ गया है, पर करके देखते हैं, फंस गए हैं तो। 2 × 10,000 प्लस n-1 का मतलब हो गया 18 × 500। तो ये हो जाएगा 19/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस 9,000। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 29,000 रुपये। 29,000 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कर सकते हैं वैसे तो ये हो जाएगा 14500। तो अगर मैं 14500 को 19 से मल्टीप्लाई करूँ, जो कि मैं बिल्कुल करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे करूँगा और आपको बता दूंगा कितने पैसे आएंगे, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल ही है ना हमने। तो 14500 इंटू 19, तो 2,75,500 रुपये। 275,500 इतने पैसे में उठा चुका हूँगा इस कंपनी से। तो मैंने जो अभी आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम बताई है ना, एक्चुअली ये एनसीईआरटी में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन को रेफरेंस मान लो या फिर इस क्वेश्चन को रेफरेंस मान लो।
सम ऑफ nth टर्म, जो सम ऑफ n टर्म्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी चीज़ पे लगेगा, ऐसी चीज़ों पे ही लगेगा कि इतनी चीज़ है, फिर वो बढ़ती जा रही है, तो उसका पूरे का सम बताओ। पूरी टर्म्स एक से लेके 10 टर्म्स लिखी हुई हैं, उन सारी 10 टर्म्स का सम बताओ, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसी फॉर्मूले से हमारा एक और फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि आपको यहाँ से दिख रहा है ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा हुआ दिख रहा है, ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने क्या पढ़ा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी पढ़ा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूँ तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, अगर मैं एक ए को अलग निकाल लूँ और दूसरे को भी अलग निकाल लूँ तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। तो क्या मैं इस पूरी की जगह पे ए एन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही करके मैंने आपको लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया है, जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ मैं आपको। लेकिन हाँ, इसका ये समझ लो कि ए एन को हम लास्ट टर्म की तरह भी ट्रीट करते हैं, बस इतना समझ लो। तो ए एन की जगह पे मैं एल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको यहाँ से याद रखने हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दूसरा आपको याद करना है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। और तीसरा आप याद कर सकते हो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। क्लियर है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, चलो। तो एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक एपी हम लोगों ने आपको दी है, उस एपी के पहले के 22 टर्म्स का सम बताओ। पहले 22 टर्म बताओ ये नहीं बोल रहा है, या फिर कौन से टर्म पे कौन सी टर्म आएगी वो भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि उनका सम बताओ। तो सम बताने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एपी क्या दे रखी है, 8 3 माइनस टू। सम बताना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले ए कितना है, 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो 3 माइनस एट विच इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, 22 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 22। और हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। यह आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसी के नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस 22 निकालना है हमको, तो लिखेंगे यहाँ पे 22 अपॉन टू। टू ए कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एन कितना है, एन है 22, तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 1, डी कितना है, माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, काटने के बाद 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 प्लस, राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, 21 इंटू माइनस का 5, 11, ये हो जाएगा 16, 21 इंटू 5 105 होता है, लेकिन माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 105। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको माइनस करो, तो यहाँ पे ये माइनस करने पे आ जाएगा आपका माइनस का 89। माइनस का 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक सीख लो फटाफट से। कभी भी 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस 89 मतलब किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक जगह पे लिखो 8, बीच में एक जगह छोड़ दो, दूसरे को लिखो 9। इन दोनों को आपस में प्लस करो, कितना आया, 17। तो 7 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा, मतलब वंस प्लेस तो आपके बीच में चलेगी, टेंस प्लेस आपकी इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 979। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 979। यानी कि जो 22 टर्म्स लिखेंगे ये लोग, उसका जो सम आएगा वो आएगा माइनस 979। मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख तो रहा है ढंग से। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके ऐसे बताया है कि हाँ, मैंने बताया है, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे हर जगह पे, सम निकालना था,
ए पी दे रखी थी, ए पहली टर्म होती है, डी डिफरेंस होता है, A2 माइनस A1 करके निकाला, एन हमको यहाँ पे पूछा ही था तो हमने यहाँ पे सीधे कर लिया। एस एन हमसे पूछा था कि सम बता दो, हमने बोला बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो फिर हमने यहाँ से एस एन लिया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर निकाल लिया। ये तो एक एक्स्ट्रा ट्रिक है। आप सिंपल सा अगर 89 इंटू 11 भी करोगे तो भी आपका आंसर 979 आ जाएगा। बस ये लिख देने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में ऐसे लिख देना S22 इज इक्वल टू 979 माइनस का, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है, ये भी एग्जांपल है एनसीईआरटी का, मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि पूरी प्रिपरेशन हो सके, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आए। अगर इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ओ हो, तुम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? इज, ये है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद के जितने भी टर्म्स है ना, ये सब वर्ब है, वर्ब है। ये हमको दे रखा है, ये मतलब हमको इस बार S14 की वैल्यू दे रखी है 1050, मतलब पहले की 14 टर्म का सम हमको पता है कि 1050 है, और फर्स्ट टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ए दे रखी है 10। हमको फाइंड करना है 20th टर्म। जैसे कि पता पड़ रहा है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, S14 दे रखी है 1050, 20th टर्म निकालनी है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे पास तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, SN दे रखा है आपको 1050, n की वैल्यू 14 की जगह पे ही n आएगा, n की जगह पे 14 लिखा है तो n की जगह पे 14 आ जाएगा, 14/2। a हमको दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस n हमको कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो 14 माइनस 1 13, तो ये हो जाएगा 13d। अब इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1050 अपॉन में 2 से 14 कट जाएगा तो ये बचेगा 7। यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 13d। अब देखो, समझदारी वाली बात तो ये है कि 1050 के नीचे मैं लिख देता हूँ 7, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 प्लस 13d। 7 15 टेबल कटिंग 150 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। ये यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d, तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 13d। डी के वैल्यू आ गई आपकी 10, करके देखोगे तो पता पड़ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 10। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को हटा रहा हूँ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया है आपका 10। इसके आगे अगर मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इधर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कौन सी टर्म निकालनी थी? हमको निकालनी थी 20th टर्म, मतलब अब हमको निकालनी है A20। तो ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, हमको पता है d आ गया था हमारा 10 और a था हमारा 20। चेक कर लेते हैं, कहाँ गया? नहीं नहीं, a था हमारा, अच्छा फर्स्ट टर्म ये भी 10 ही है, 10। ठीक है, A20 निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 20, a की जगह पे आ जाएगा 10। अब क्यों निकाल रहे हैं यार ये? क्योंकि यहाँ पे हमको सम ऑफ 20th टर्म नहीं निकालना है, हमको निकालना है 20th टर्म कौन सी है, 20th टर्म कौन सी है ये निकालना है। 20th टर्म का सम निकालने के लिए नहीं बोल रहे वो लोग। अगर सम निकालने के लिए बोलते तो डेफिनेटली हम SN वाला फॉर्मूला लगाते, पर यहाँ पे ऐसा इन लोगों ने नहीं बोला है। n माइनस 1, n कितना है? 20 है, तो 20 माइनस 1 और d है 10। सॉल्व करेंगे 10 प्लस 19 इंटू 10, हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190। आंसर आएगा आपके पास 200। मतलब A20th टर्म जो था हमारा, जो सीरीज की जो 20वीं टर्म थी वो थी हमारी 200। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज़ हम लोगों ने, वापस से चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं AP क्या होता है। AP होती है सर सीरीज, ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है। ठीक है,
जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। इसके अंदर जो डी होता है वो निकलता है A2 माइनस A1 से। nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी पढ़ा। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं, मतलब यही पढ़ा है। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने दो चीज़ें समझी थी कि फलाने फलाने महीने इतनी बढ़ी तो 19 मंथ में कितनी होगी, और ऐसे करके हमने दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करे थे। एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे हैं, मतलब सॉरी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। तो इसको बोलेंगे हम कि हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि भैया चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है ये, है ना। इसके लैंग्वेज में भी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं और क्वेश्चंस को समझने में भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अगर आप करोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सबसे सिंपल तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई हो वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताइए कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें हैं एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि हम उसको और अच्छे से सुधार सकें, अपना बेस्ट दे सकें। आपके बेस्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।